सो हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप सब अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गए। आई होप आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा। तो मैं अक्षय जोसेफ आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटोर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए टारगेट RUHS। और इस बार हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2024 को लेकर, और जहां बच्चों हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी कि कैसे आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक करके 33 आउट ऑफ 33 ला सकते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं केमिस्ट्री का जो वेटेज है इस एग्जामिनेशन में वो है आपका 33, और ये जो 33 के 33 मार्क्स है आप अपने झोली में भर सकते हैं, बस अगर आप कुछ चीजों को फॉलो करें। ठीक है, और ऐसा भी कोई ऐसा नहीं कह सकते कि आज तक कभी 33 आउट ऑफ 33 आए नहीं है। बहुत सारे लोग 33 आउट ऑफ 33 लाते हैं केमिस्ट्री में। तो बच्चों ऐसा तो नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है तो हम भी इस टास्क को कर सकते हैं। बस कुछ छोटी मोटी बातें जो वो हमें पता होनी चाहिए रिगार्डिंग 33 आउट ऑफ 33। तो स्टार्ट करेंगे इसी जोश और एनर्जी के साथ में बच्चों, ताकि आपका जो ड्रीम है मेडिकल कॉलेज है वो आपको मिलने पाए, और केमिस्ट्री आपका वीकनेस नहीं बल्कि आपका हथियार बन के आपके सिलेक्शन में आगे आने पाए। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे इस स्ट्रैटेजी को कि बच्चों सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो यार बच्चों के पास में आप सबको पता है 3 प्रकार की केमिस्ट्री है। एक केमिस्ट्री को टारगेट हम लोग नहीं करते हैं। केमिस्ट्री में खुद अपने आप 3 केमिस्ट्री होती है, आप सब जानते हैं। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों की जब हम क्लासेस लेते हैं उन लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स जो है वो हमसे नहीं होते, या फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों जब हम फॉर्मूले देखते हैं तो फॉर्मूले हमको लर्न नहीं होते। तो बच्चों इसका एक बहुत ही इन क्वेश्चंस का एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं, वो है फॉर्मूला शीट। वो बच्चों कौन सा है? फॉर्मूला शीट। आप हर चैप्टर की है ना फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि आप RUHS टारगेट कर रहे हैं, तो RUHS में तो बेसिकली बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं। सोल्यूशन है ना, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो 3-4 चैप्टर्स हैं आपके, इन चैप्टर्स के आप फॉर्मूला शीट बनाइए। जैसे सोल्यूशन चैप्टर लिया आपने, तो सोल्यूशन चैप्टर में जो चैप्टर है सोल्यूशन, उसमें एक ही पेपर में जितने भी फॉर्मूले आते हैं फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिए। अब हर दिन करना क्या है, वो फॉर्मूला शीट आपको अपनी नोटबुक के बीच में रखनी है जहां पर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो हर दिन आपको उस फॉर्मूला शीट के गो थ्रू होना है, उसमें जितने फॉर्मूलेज उनको हर दिन देखना है, उनको प्रैक्टिस करनी है, उनके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। कभी कभार बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो या क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते फिजिकल केमिस्ट्री के, देखिए बच्चों न्यूमेरिकल को करने का एक तरीका होता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में से डाटा कलेक्ट करना आना चाहिए आप लोगों को। पूरा क्वेश्चन आपका काम का नहीं है, यह बात आप समझ लीजिए। उस क्वेश्चन में से कुछ चीजें हैं जो छुपी हुई उस क्वेश्चन में, तो आपको क्या क्या दे रखा है ना। अगर आपको तकलीफ आती है तो गिवन लिख लिया करो, ये दे रखा है, और फिर फाइंड लिख लिया करो, और निकालना क्या है। और फिर फॉर्मूला शीट आपके पास में है तो अपने दिमाग का सदुपयोग लगाकर देखा करो कि मुझे दिया हुआ क्या क्या है, निकालना क्या है। फॉर्मूला शीट आपके पास में होगी तो वहां से आप देखिए कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है फिजिकल केमिस्ट्री को एक्सेल करने का। क्लियर बात है बच्चों। अगर मैं बात करूं दूसरे सब्जेक्ट की जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक एक्सेप्शनल केमिस्ट्री माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के एक्सेप्शंस आते हैं, प्लस बहुत प्रकार के कंसेप्ट्स आते हैं। कि जैसे अगर हम बात करें डी एंड एफ ब्लॉक, तो ऐसे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी घटेगी, क्यों बढ़ेगी क्यों घटेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनीकरण ऊर्जा बढ़ेगी कब कम होगी कम ज्यादा होगी। तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आते हैं। तो जैसे बच्चों आप फॉर्मूला शीट बनाते हैं, वैसे बच्चों आप एक्सेप्शन शीट बनाइए। कि जैसे आयनन ऊर्जा है, आयनीकरण ऊर्जा है, आपके पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कितने एक्सेप्शंस है वो एक जगह लिख लो डी एंड एफ ब्लॉक में। क्लियर बात है। फिर इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट जो चीज आती है वो कौन सी आती है कि जैसे सपोज एक्सेप्शन आ गया, फिर उसके बाद में आप देखिए कि कंसेप्चुअल शीट लिखिए। कंसेप्चुअल शीट का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से कंसेप्ट है बच्चों आपके पास में। ठीक है, वो सारे कंसेप्ट आप लोग लिख लीजिए। जैसे आयनीकरण ऊर्जा है ना, या आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मकता है, इसके कंसेप्ट्स की शीट बनाइए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए
और उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ते रहिए। फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, तो बस आपको ये देखना अच्छा कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है, क्या क्या कंसेप्ट है, बस पूरा चैप्टर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बात है बच्चों। फिर उसके बाद में एक और केमिस्ट्री आती है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं मान रहा हूं बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं इसमें, ऐसी रिएक्शंस आती है जिनके मैकेनिज्म भी आपको याद करने पड़ते हैं। तो बच्चों इसका भी करने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस प्रैक्टिस करिए। जब कभी भी आपको फ्री टाइम मिले, जब कभी भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है, उसमें आप रिएक्शंस लिखना स्टार्ट कर दीजिए, रिएक्शन को लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बार बार लिखिए। अगर आपको लगता है जैसे रायमंड टीमान है, आपको आता है, ठीक है, लेकिन बार बार लिखते रहिए रिएक्शंस को, इतनी बार लिखिए कि आपके हाथों को रिएक्शन लर्न हो जाए, ठीक है। सेकंड बात, रिएजेंट टेबल बनाओ। क्या बनाना है बच्चों आपको? रिएजेंट टेबल। अब रिएजेंट टेबल क्या होती है? अभिक्रमक, है ना, टेबल बनानी है कि कौन सा अभिक्रमक क्या क्रिया करता है और कौन कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H2SO4 क्या काम करता है, LiLH4 क्या काम करता है। ऐसे हर रिएजेंट का कुछ एक अलग फंक्शन है, कुछ एक अलग काम करने की शैली है, वो आप रिएजेंट टेबल में लिख सकते हैं कि ये रिएजेंट यहां यहां इस्तेमाल होता है, इस रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। फिर नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एक शीट आपको बनानी है नेम रिएक्शंस की, नेम रिएक्शन शीट। बच्चों नेम रिएक्शन शीट क्या होती है? जैसे डार्जन रिएक्शन, रीमन टीमान हो गया, कॉलवे हो गया, ये रिएक्शंस नेम रिएक्शंस हैं। इनकी भी शीट आपके पास में होनी चाहिए कि कौन कौन सी नेम रिएक्शंस आपके सिलेबस में है, ठीक है। फिर अब हम प्रैक्टिस कैसे करें, कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, जो तैयारी के वक्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बच चुका है आपकी तैयारी में, मुश्किल से 1 महीना रह गया है, ठीक है। तो और एग्जामिनेशन डेट कभी भी आ सकती है, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि 1 महीना रह चुका है। तो बच्चों इसमें आप गिव वैल्यू टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। मैंने इस लास्ट मोमेंट पे ऐसे बहुत सारे गलत डिसीजन लेते हुए देखे हैं स्टूडेंट्स को कि सर मुझे तो बायो पसंद है तो मैं बायो ही पढ़ता रहता हूं, सर मुझे तो केमिस्ट्री पसंद है तो मैं केमिस्ट्री ही पढ़ता रहता हूं, सर मुझे फिजिक्स पसंद है तो मैं फिजिक्स ही सॉल्व करता रहता हूं। नहीं, आपके RUHS में तीनों सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और तीनों सब्जेक्ट्स में अगर देखा जाए तो तीनों सब्जेक्ट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हर एक सब्जेक्ट का। अगर आपने फिजिक्स बायो कर ली तो केमिस्ट्री अगर आपकी वीक पड़ गई तो बच्चों वो भी आपका सिलेक्शन से दूरी क्रिएट कर देगी। अगर एक ही सब्जेक्ट पर आप फोकस दे रहे हो तो बाकी 2 सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन को कहते हैं ना दूरी क्रिएट कर देंगे। तो बच्चों हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ये ध्यान रखिए, कोई भी सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट नहीं है, हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैं बात करूं रेगुलर क्रैश कोर्स क्लास, जैसा कि आप सबको पता है अभी हमारा RUHS का टारगेट क्रैश कोर्स चल रहा है, वो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर हम बच्चों शॉर्ट टर्म रिवीजन कोर्स आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। थ्योरी प्लस उसके ऊपर MCQ जितने बन सकते हैं वो भी हम आप लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं, तो उसकी रेगुलर लाइव क्लास लेनी है आपको। हाँ, किसी बाई चांस अगर कारणवश आपसे लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, पर रेगुलर लाइव क्लास जरूर देखनी है। MCQ प्रैक्टिस, आप ये मत भूलिए कि बच्चों अब आप बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं जहां आपका कंपटीशन पूरे राजस्थान के बच्चों से है। क्लियर बात है। तो आप जितने ज्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन के पूछने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, ये दूसरे फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो इस पॉइंट पर आपको MCQ सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज, है ना, अपने आप को ही टेस्ट दो, कुछ क्वेश्चंस का सेट ले लो, हम लोग भी आप लोगों को देते हैं टेस्ट, लेकिन अगर जैसे कुछ क्वेश्चन का सेट ले लिया आपने, खुद ही वो 10 क्वेश्चन लेकर आप सॉल्व करते रहिए, खुद को ही टारगेट दीजिए कि मुझे इतने टाइम लिमिट के अंदर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मी एंड फ्री टाइम, बच्चों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक पीस ऑफ माइंड चाहता है आपसे, ताकि आप उस पीस ऑफ माइंड से उस पेपर को सॉल्व करने पाए, है ना। तो आपको यह भी जरूरी है समझना कि बच्चों खुद का टाइम निकालना भी जरूरी है इस पॉइंट पर। जब आपका माइंड पीस ऑफ माइंड पे रहेगा, फ्री माइंड रहेगा, है ना, आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने भाई बहन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं,
तो आपका माइंड जब थोड़ा फ्री होगा तो उसकी वर्क करने की एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ेगी। तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेना जरूरी है, ऐसे नहीं कि आप लगातार सुबह से शाम तक लगे हुए ही हैं, ठीक है, क्योंकि यार लाइफ भी जीनी जरूरी है बच्चों हमें, ठीक है। और उसके साथ में ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को बतानी है बच्चों, कि जैसा कि आप जानते हैं आपके और हमारे प्रिय कुमार गौरव सर का जन्म दिवस था 18 को, और उसके चलते हम लोगों ने बच्चों आपके बीएससी नर्सिंग के सभी कोर्सेज पर, है ना, एंट्रेंस के सभी कोर्सेज पर 18% का मैक्सिमम डिस्काउंट दिया है। यदि आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे बैच परचेस के समय KG18, तो आप देखेंगे प्राइस घट रहा है 18%, क्लियर बात है। लेकिन ये ऑफर बच्चों सिर्फ और सिर्फ 20 जुलाई तक अवेलेबल है, तो इस ऑफर का ज्यादा यूज करना नहीं भूलना है बच्चों, है ना। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द RUHS एग्जाम। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर आएंगे, ठीक है, और अपना सक्सेस स्टोरी जरूर हमसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।